हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम सभी करने चल रहे हैं प्रश्नोत्तरी। जैसा कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था, 65 प्रश्न हम सभी कर चुके थे आदिकाल से। और हिंदी साहित्य, इतिहास, नामकरण एवं काल विभाजन से प्रश्नोत्तरी हम लोगों ने कर ली है। आदिकाल से संबंधित प्रश्नों को हम सभी कर रहे हैं। और यह जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, जो यूपी, टीजीटी, पीजीटी, बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0 को ध्यान में रख करके ये श्रृंखला चलाई गई है। और जहाँ तक टीजीटी एग्ज़ाम हम लोगों का बहुत ही करीब है, बहुत नज़दीक है, टाइम कम है, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हम लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रख करके कुछ प्रश्नोत्तरी हम सभी स्टार्ट कर रहे हैं। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि ये प्रश्नोत्तरी कंटिन्यू मतलब रेगुलर प्रतिदिन हो और अधिक से अधिक प्रश्न हो। तो इस तरह से हम सभी प्रश्नों को देखते चलेंगे कि परीक्षा में किस तरह से प्रश्न बने हैं। और 65 यानी कि 65 नंबर के प्रश्न तक हम लोगों ने प्रश्नोत्तरी की थी। यहीं से फिर जो है स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न है हमारा, ढोला मारूरा दूहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? राजा जसवंत सिंह, राजा नल सिंह, राजा जय सिंह, राजा हरराज सिंह। तो जैसा कि देख सकते हैं, UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा नल। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? बी बनेगा, राजा नल बनेगा। ढोला मारूरा दूहा 11वीं शती में रचित कल्लोल की रचना है। किसकी है? कल्लोल की रचना है। जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उन्हें देखते चलेंगे। और कब की है? 11वीं सदी की। कब की? 11वीं शती की जो है कल्लोल कवि की रचना है। और इसमें राजकुमार ढोला, राजकुमारी मारू तथा राजकुमारी मारवाड़ी की प्रेम कथा है। यह लोक प्रचलित प्रेम कथा है जो राजस्थान में अधिक लोकप्रिय है। आगे हम सभी देखेंगे हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 65 66 देखेंगे। गोरखनाथ का समय 11वीं शती है। गोरखनाथ का समय जो है 11वीं शती है। यह मान्यता किस विद्वान की है? राहुल शंकरत्यायन की, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की, सी ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, डी है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल की। तो 66 नंबर का प्रश्न है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोरखनाथ का समय 11वीं शती है, यह मान्यता किस विद्वान की है? तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल, यानी कि करेक्ट आंसर डी है। आगे है 68 नंबर का प्रश्न है। इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य है। आगे मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने गोरखवाणी का संपादन 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मान करके किया है। और गोरखनाथ के शिष्य कौन है? मत्स्येंद्रनाथ, नहीं, गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे, सॉरी। इस तरह से करेंगे कि गोरखनाथ जो है मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। अगला प्रश्न है 67, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, राहुल शंकरत्यायन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 68 नंबर का प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है ये नवनाथ हैं, देख सकते हैं आप। नाथों की संख्या 9 है और ये नवनाथ में देख सकते हैं। आगे हम सभी देखेंगे, पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। प्रश्न संख्या 68, पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। तो पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है, 4 ऑप्शन है। और इनमें से देखिए जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या है? पृथ्वीराज रासो। और यही हमारा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना पृथ्वीराज रासो है। और सारे विकल्प जितने भी हैं वो गलत हैं। और जैसा कि जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता हैं वो चंद्रबरदाई हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जहाँ भी थोड़ा सा परीक्षा उपयोगी इम्पॉर्टेंट दिखेगा वहाँ हम सभी देख लेंगे थोड़ा सा। देखिए, डॉक्टर चटर्जी के अनुसार अवहट्ठ ही राजस्थान में पिंगल नाम से विख्यात थी। कौन? अवहट्ठ राजस्थान में पिंगल नाम से विख्यात थी। और अगला है, तोसी तोरी ने राजस्थान की पूर्वी भाग की भाषा को पिंगल नाम दिया है। ठीक है, तो कुछ हैं जो महत्वपूर्ण हैं। 69 नंबर का प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है। आदिकालीन हिंदी के संबंध में संयोगात्मकता की ओर झुकाव, अड़ा ध्वनि का विकास, ढा ध्वनि का विकास, संयुक्त स्वर अ का प्रयोग। तो 69 नंबर का जो प्रश्न है
इसका करेक्ट आंसर यदि हम सभी देखना चाहें तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयोगात्मक की ओर झुकाव, जो नहीं शब्द प्रयोग किया गया है। तो संयोगात्मक ध्वनि की ओर झुकाव नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ए हो जाएगा। बाकी ये सभी क्या है? सही है। नहीं में पहला वाला है। अगला देखेंगे 70 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। कम्मान बान छूटहि अपार लागत लोह इस सारी धार घम सान धान सब वीर सेत घन श्रोण बहत अस रकत रेत। 70 नंबर का प्रश्न है। इसके ऑप्शन को हम देखते हैं कि इसका क्या ऑप्शन है। उक्त पंक्तियों में किसके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है? पृथ्वीराज की सेना व शहाबुद्दीन गौरी का सेना की सेना, और शहाबुद्दीन की सेना व कुमोदमणि की सेना, पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना, शहाबुद्दीन गौरी की सेना व विजयपाल की सेना। 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर होगा हमारा इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पृथ्वीराज की सेना तथा समुद्र शिखर की सेना। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि पृथ्वीराज रासो यानी कि यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। इंपॉर्टेंट तथ्य है। क्या कहा है? राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। कैमास्वद पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण क्या है? समय। समय यानी कि सर्ग है। और पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जड़हन ने पूरा किया, ये सभी जानते हैं। और चंद्रबरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ भी माना जाता है। ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकवि। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे हम देखते हैं। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है? 71 नंबर का प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, गणपति चंद्रगुप्त। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। 71 71 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर से हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। 72 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं हम। हाँ, थोड़ा सा देख लेते हैं। इनकी कुछ आलोचनात्मक कृतियाँ देख लेते हैं। सूर साहित्य, सूर के ऊपर लिखा है इन्होंने। हिंदी साहित्य की भूमिका, सभी परिचित है, 1940। कबीर 1941। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। सहज साधना, कालिदास की लालित्य योजना, इंपॉर्टेंट है, 1965। मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970। अब हम देखेंगे पद्मावती समय जो रासों का 20वां समय या सर्ग है। पद्मावती समय जो रासों का 20वां समय या सर्ग है में चंद्रबरदाई ने श्रृंगार, वीर रस, विभत्स एवं भयानक रसों का सजीव एवं यथार्थ अंकन किया है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं, जैसे चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासों में कितने समय हैं? तो 69 यानी कि 69 समय। समय को सर्ग कहा गया है और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। इंपॉर्टेंट तथ्य है। आगे हम सभी देखेंगे तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई है? नारूपा, शबरीपा, सरहपा, लुइपा। चारों ऑप्शन में से बताना है। 72 नंबर का जो प्रश्न है, 72 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा लुइपा। क्या हो जाएगा? लुइपा हो जाएगा। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई है? तो लुइपा। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 74 नंबर के प्रश्न को हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 72 हम लोगों ने देखा। 73 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? आदिकाल के अंतिम चरण की बात हो रही है तो यहाँ हो जाएंगे अमीर खुसरो हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? अमीर खुसरो हो जाएंगे। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। और जैसा कि जानते हैं कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन। ये कभी कभी परीक्षा में प्रश्न बन जाता है। अबुल हसन था। अबुल हसन वास्तविक नाम था। और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये भी सभी जानते हैं। लगभग इनकी 100 रचनाएं बताई गई हैं और जिनमें खलीकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल इत्यादि ये प्रमुख हैं। ठीक है। और स्वयंभू जो है 8वीं सदी के अपभ्रंश भाषा के महाकवि थे। इनका जो ग्रंथ है स्वयंभू का, ये है पौंचर्यु, रिठोमीचर्यु, है ना। और इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है, 74 नंबर का प्रश्न है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो, पाहुड़, भारतेश्वर, बाहुबली रास। ठीक है। 74 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हम सभी को बताना है। तो इसमें देखेंगे पृथ्वीराज रासो। क्या पूछा जा रहा है? प्रथम महाकाव्य, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, तो ये पृथ्वीराज रासो है। क्या है? पृथ्वीराज रासो है। और पृथ्वीराज रासो की रचना
चंद ने 18वीं सदी में की। ठीक है। और राम कुमार वर्मा ने इसके विषय में लिखा है कि पृथ्वीराज रासो को डिंगल साहित्य का सर्वप्रथम काव्य कहा जाता है। किसका? डिंगल साहित्य का। और चंद्रबरदाई को हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकवि कहा जाता है। आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा 75 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित करते हुए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए ये कोट वाला है, थोड़ा हम इन्हें छोटा कर लेते हैं अपने सरलता के लिए। गोरखनाथ और उनका युग, नाथ संप्रदाय, द्विवेदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, सिद्ध साहित्य। अब जो 75 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 75। अब इसमें देखेंगे हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, गोरखनाथ और उनका युग, ये रांगे राघव किसका है? गोरखनाथ और उनका युग रांगे राघव का, यानी कि ऑप्शन में सबसे पहले दो बी में है, लेकिन फिर भी हम सही कर लेते हैं। नाथ संप्रदाय क्या है? हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, इसका हो जाएगा पीताम्बर दत्त भरद्वाज। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय पीताम्बर दत्त भरद्वाज। और नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और सिद्ध साहित्य किसका है? धर्मवीर भारती का है। तो आगे हम बढ़ते हैं इस तरह से। सिद्ध साहित्य कौन बचा? धर्मवीर भारती बचे। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। अगला हम सभी देखेंगे, अगला जो प्रश्न है हमारा, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया। लोक भाषा, जनभाषा, देश भाषा, अशुद्ध भाषा। 76 नंबर का प्रश्न है। भरत मुनि सभी परिचित हैं, इन्होंने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? प्रश्न संख्या 76। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देश भाषा। क्या हो जाएगा? देश भाषा हो जाएगा। ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अपभ्रंश को देश भाषा नाम दिया। अगला प्रश्न है, भरत मुनि दूसरी तीसरी शताब्दी ने अपभ्रंश देश भाषा कहा है। ठीक है। जबकि विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा है। आगे देखेंगे जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। 77 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें सबसे पहले क्या हो जाएंगे? सबसे पहले चंद्रवरदाई आते हैं, फिर जगनीक आते हैं, खुसरो, फिर श्रीधर। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी आ जाएगा। देखिए चंद्रवरदाई 1168 से 1192 ईस्वी, जगनीक 1173, 1173, आमिर खुसरो जो है 1253। ठीक है। श्रीधर जो है 14वीं, तो श्रीधर सबसे लास्ट में आ जाएंगे। और सबसे लास्ट में श्रीधर केवल जो है सी ऑप्शन में सबसे लास्ट में है, तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? भविष्यति कहा, योगसार, परमात्म प्रकाश, पाहुड़ दोहा। जीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा 2017 में जो हुई थी उसमें आया हुआ प्रश्न है। 78 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भविष्यत कहा। क्या हो जाएगा? भविष्यत कहा। फिर से प्रश्न पर हम ध्यान देंगे कि लौकिक चरित काव्य माना जाता है। कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य? तो भविष्यत कहा। आगे हम सभी देखेंगे, और ये जो भविष्यत कहा है ये किसकी है? धनपाल की है। धनपाल का नाम सुना होगा। धनपाल की है। किसकी है? धनपाल की है। और योगसार परमात्म प्रकाश के लेखक जो है जोइंद हैं। और पाहुड़ दोहा जो रचना है ये राम सिंह की है। पाहुड़ दोहा किसकी है? राम सिंह की है। आगे हम देखते हैं 79 नंबर के प्रश्न को, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? देखिए ये भी प्रश्न बनता है। गोरखनाथ, महानाथ, चरपटनाथ, नेमिनाथ। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो इनमें से कौन है? गोरखनाथ है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला देखते हैं, बहुत डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। और ये सभी 9 कौन कौन से हैं ये देख सकते हैं आप। और अगला हम देखेंगे, महापुराण के रचनाकार कौन है? महापुराण के रचनाकार 80 नंबर का प्रश्न है। महापुराण के रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान, पुष्पदंत, सी ऑप्शन धनपाल है, डी ऑप्शन स्वयंभू है। 80 नंबर का क्वेश्चन है, पुष्पदंत हो जाएगा। महापुराण के रचनाकार कौन है? तो पुष्पदंत। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है। और आगे हम सभी देखेंगे 81 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। महापुराण में 63 महापुराणों का जीवन चरित्र वर्णित है। और पुष्पदंत को हिंदी का क्या क्या कहा जाता है? भवभूति। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भाखा की जड़ कहा है। क्या कहा है? भाखा की जड़ कहा है। किसे? शिव सिंह सेंगर है ना, ने पुष्पदंत को भाखा की जड़ कहा है। इंपॉर्टेंट है। हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। 81 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं सरहपा, मच्छंदरनाथ, कड़पा, गोरखनाथ। चारों ऑप्शन में से बताना है कि सबसे पुराने कौन हैं। सबसे पुराने कौन हैं? तो इसमें सबसे पुराने कौन हैं? मच्छंदरनाथ। सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन है? मच्छंदरनाथ हैं। ठीक है।
और सिद्धों से ही नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई, जिसके प्रवर्तक कौन है? मत्स्येंद्र नाथ से। सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है और इनकी रचना क्या है? दोहा कोश है। तो इतने महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम लोगों के स्पष्ट हो गए। आगे हम चलते हैं 82 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 82। हाँ, प्रश्न संख्या जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 76 इसके बाद जो है, एक मिनट, ये आ गया हम लोगों का प्रश्न। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? राजमती, रूपमती, मृणालवती, राजमती। देखिए ये प्रश्न कितनी बार बना है परीक्षा में। बीसल देव की नायिका का नाम क्या है? बीसल देव की नायिका का नाम क्या है? 82 नंबर का प्रश्न है कि बीसल देव की नायिका का नाम है राजमती। क्या नाम है? राजमती। कितनी बार ये प्रश्न बना है परीक्षा में। राजमती करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राजमती का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बीसल देव रासो की नायिका राजमती है। और बीसल देव रासो 1155 एक रासो साहित्य है, जिसके रचनाकार कौन है? नरपति नाल हैं। और ये 4 खंडों में वीर एवं श्रृंगार रस प्रधान रचना है। कितने खंडों में विभाजित है? 4। और वीर रस, वीर रस और दूसरा रस क्या है? श्रृंगार रस प्रधान रचना है। आगे हम सभी देखेंगे आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन हमारे समक्ष हैं। इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। युद्धों का सजीवरण इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और चित्रण हुआ है। श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो 4 ऑप्शन है। 83 नंबर का प्रश्न है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमें चूज करना है। तो इस साहित्य में नहीं है, पूछा गया है ना प्रश्न में, ये ध्यान देंगे। तो इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया, यही नहीं है, बाकी ये सारी चीज़ें मिलती हैं, हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं स्टार्टिंग से। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला हम सभी देखेंगे अमावस कै घरी झिलमिल चंदा पूनम कै घरी सूर और नाद कै घरी व्यंद गरजे बाजत अनहद तूर। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यंग करने वाले योगी संत का नाम है जायसी, गोरखनाथ, जलंधर और नामदेव। ठीक है, इनमें से बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोरखनाथ। क्या हो जाएगा? गोरखनाथ। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? गोरखनाथ, बी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम क्या है? गोरखनाथ है। आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। मैं थोड़ा सा पढ़ दे रही हूँ क्योंकि इसमें पीडीएफ थोड़ी सी क्षमा चाहती हूँ मैं इसके लिए। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? देखिए प्रश्न किस तरह से बना है, पूछा गया है किस ग्रंथ के संदर्भ में है। हम ग्रंथ को भी देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, हम्मीर रासो, खुमार रासो। ये 4 ऑप्शन है। तो ये पृथ्वीराज रासो के संबंध में है। किसके संबंध में है? पृथ्वीराज रासो के संबंध में है। मैं पुनः पढ़ देना चाहती हूँ। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ से है? तो ये है पृथ्वीराज रासो से। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? जम्बूस्वामी चरिऊ, पौमचरिऊ, पाहुड़ दोहा, महापुराण। जो है ये देख सकते हैं 2017 में बना हुआ प्रश्न है ये। 86 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाहुड़ दोहा। नहीं हुआ है बात हो रही है, कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ, तो पाहुड़ दोहा में करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। मतलब वो कौन है? सिद्ध हैं, नाथ हैं, सूफी हैं, कबीर हैं। जी जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 का बना प्रश्न है। 87 नंबर का प्रश्न है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिद्ध। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 88 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? आदिकाल के किस कवि की भाषा
हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? चंद्रबरदाई, अद्दाहमाड़, विद्यापति, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद। ठीक है, तो ये 2014 में प्रश्न बना था छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में। 88 नंबर का प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हम सभी को चूज करना है। तो इसका हो जाएगा, आदिकाल के कवि अमीर खुसरो की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है। इसमें जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा अमीर खुसरो, है ना। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, अमीर खुसरो हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे अगला प्रश्न है जो है हमारा, चंदायन नामक कृति की रचना 1379 ईस्वी में की। मुल्ला दाऊद को राम कुमार वर्मा ने सूफी धारा का प्रथम कवि माना। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं, वैसे सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी है। विद्यापति की कृति है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, और अद्दाहमाड़ की कृति संदेश रासक है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे, पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? 89 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? तो इसमें वीर और श्रृंगार रस है। पृथ्वीराज रासों में जो है वीर और श्रृंगार रस है। तो वीर और श्रृंगार किसमें? वीर और श्रृंगार। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और इसमें कुल 68 छंदों का प्रयोग किया गया, यानी कि 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। 68 प्रकार के छंदों का 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। किसमें? पृथ्वीराज रासों में। और पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जड़हन ने पूरा किया, सभी जानते हैं। आगे हम सभी देखेंगे एक जो नया तथ्य है इसमें, पृथ्वीराज रासो सुखसुखी संवाद के रूप में रचित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। आगे हम सभी बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 90 नंबर का प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? 90 नंबर का प्रश्न है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरहपाद। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सरहपाद, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरहपाद को माना है, और इन्हें राहुल भद्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राहुल भद्र। इनके ग्रंथ का नाम दोहा कोश है। क्या है? दोहा कोश। दोहा कोश किसका ग्रंथ है? दोहा कोश सरहपाद का। ठीक, आगे हम सभी देखेंगे, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया? सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया? महामहोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री, डॉक्टर शहीदुल्लाह, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बनर्जी, डॉक्टर हरमन याकोबी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन। 91 नंबर का प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने। करेक्ट आंसर हमारा ई हो जाएगा। क्या होगा? ई हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। आदिकाल के कवि सरहपा की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ है? 92 नंबर का प्रश्न है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीर। क्या हो जाएगा? कबीर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न है, प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है, पुनः पढ़ूंगी। आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर किस कवि में हुआ है? तो कबीर में हुआ है। अगला हम देखेंगे 93 नंबर का प्रश्न है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जीर्ण नवीन भावनाओं की सृष्टि की है। उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई है। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन इनमें से किसका है? 93 नंबर का प्रश्न है, ये राम कुमार वर्मा का है। किसका है? राम कुमार वर्मा का। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने ये नवीन भावनाओं की सृष्टि की। ये किसका है? राम कुमार वर्मा। नवीन भावनाओं की सृष्टि राम कुमार वर्मा। अब जो है 94 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन हैं? प्रामाणिक मानने वाले की बात हो रही है। ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे सामने, इसमें से बताना है कि किसने प्रामाणिक माना है। तो कर्नल टाट। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर का प्रश्न है। अब इसमें देखिए प्रामाणिक और अर्धप्रमाणिक, अप्रामाणिक और अर्धप्रमाणिक, श्याम सुंदर दास, मिश्रबंधु, मोहनलाल बिश्नोई पांड्या, कर्नल टाट, ये प्रामाणिक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अप्रामाणिक मानते हैं। इनके साथ ये हैं गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, उल्हर, मुरारी दीन दे और हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं? अर्धप्रमाणिक मानते हैं। आगे हम देखते हैं भारतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है? 95 नंबर का प्रश्न है कि जो है भारतेश्वर बाहुबली रास, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैन साहित्य।
क्या हो जाएगा? जैन साहित्य। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 96 नंबर के प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है? 96 तो शिलांकित राउलवेल है। कौन सी है? राउलवेल। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 97 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है। दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। तो इस तरह से 3 ऑप्शन है इसमें। और चौथा मैं पढ़ दे रही हूँ कि आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्या पदों की भी रचना की। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा गया तो दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है, तो हमारा यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। अंतर नहीं है क्योंकि नहीं पूछा गया है, तो यही हमारा गलत है, यही सही हो जाएगा आंसर में। 100 नंबर के प्रश्नों तक हम सभी करेंगे, उसके बाद अगली क्लास में देखा जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 98 नंबर का प्रश्न है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि 98 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए, प्रबंध चिंतामणि जो है मेरुतुंग की रचना है। किसकी है? मेरुतुंग की रचना है। और इसमें पूछा गया कौन नहीं है, तो कौन नहीं है तो करेक्ट आंसर हमारा ए ही हो जाएगा। पाहुड़ दोहा राम सिंह की है और नेमिनाथ चरियु जो है हरिभद्र सूर्य भविष्यत कहा धनपाल की है, और यही पहला ही हमारा गलत था। अगला देखेंगे, जसहर चरित्र के लेखक हैं। 99 नंबर का प्रश्न है। जसहर चरित्र तो पुष्पदंत की रचना है। किसकी है? पुष्पदंत की रचना है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या देखिए, स्वयंभू की रचना पौंचरियु है। धनपाल भविष्यत कहा है। अब्दुल रहमान संदेश राशक है। दव्य सहापयास नामक अपभ्रंश के निम्नलिखित ग्रंथ की रचना किसने की? 100 नंबर का प्रश्न है, 100 नंबर का प्रश्न है, जो इस क्लास का, इस प्रैक्टिस का आखिरी प्रश्न है। दव्य सहापयास यानी कि देवसेन की रचना है। किसकी है? देवसेन। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देवसेन। करेक्ट आंसर यानी कि सी हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कितने प्रश्न किए? 65 से लेकर के 100 नंबर के प्रश्नों को किए। धीरे धीरे प्रश्नों की संख्या को और बढ़ाया जाएगा, और जितना पूरी कोशिश की जाएगी कि जितना से ज़्यादा क्वेश्चन को हम सभी सॉल्व करें। और जहाँ तक है टॉपिक वाइज है, तो आदिकाल कंप्लीट करने के बाद हम सभी भक्ति काल पर चलेंगे। आज की क्लास इतनी ही। आप सभी स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे रहिए। फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।